हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन वालिया। प्राचीन इतिहास एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर हम लोगों ने मौर्य काल के बारे में डिस्कस किया था और मौर्यन डायनेस्टी के जो भी हमारे 3 महत्वपूर्ण शासक रहे हैं जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, इन तीनों के बारे में, उन तीनों की एक इतिहास की घटनाओं के बारे में हमने अपनी क्लास में आपको समझाया था। और जो भी मौर्य से संबंधित, मौर्यन डायनेस्टी से संबंधित जो भी प्रश्न हमारे महत्वपूर्ण हैं, जो एग्जाम में पूछे गए हैं और जो आने की संभावना रहेगी, उनके वीडियो हम लोग अलग से लाएंगे। और आज की जो हमारी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है वो है मौर्य उत्तरकाल, लेटर मौर्यन पीरियड। मतलब मौर्य काल के बाद भारतीय इतिहास के अंदर कौन से राजवंश आए थे, उन राजवंश के बारे में आज हम लोग अपनी क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। जिसमें सबसे पहला जो वंश रहेगा वो शुंग वंश रहेगा, सेकंड नंबर पे कर्ण वंश रहेगा और नंबर 3 जो वंश है वो है सातवाहन वंश। लेकिन आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो सिर्फ शुंग वंश को लेकर और कर्ण वंश को लेकर रहेगी। तो हमारे जो मौर्य काल के, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं शुंग वंश के जो संस्थापक थे, इनके जो फाउंडर थे वो थे पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ये एक फाउंडर रहे हैं, संस्थापक रहे हैं शुंग वंश के। और पुष्यमित्र शुंग ने किस व्यक्ति को पराजित करके या किसकी हत्या करके शुंग डायनेस्टी की नींव रखी थी, ये प्रश्न भी पूछे गए एग्जाम में कई बार। तो पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक, मौर्य वंश के अंतिम शासक की हत्या की थी। अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या की थी, बृहद्रथ की हत्या की थी। और उसके बाद मगध पर शुंग वंश की नींव रखी थी, शुंग वंश की नींव रखी थी। ठीक है, तो ये वाला जो प्रश्न एग्जाम में बनता है कि मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ थे और बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने करी थी। और पुष्यमित्र शुंग ने उसके बाद, इसकी हत्या करने के बाद एक मगध के ऊपर शुंग डायनेस्टी की नींव रखी थी। अब ये जो पुष्यमित्र शुंग था, ये लगता क्या था बृहद्रथ का, तो ये बृहद्रथ का सेनापति था, बृहद्रथ का सेनापति था, बृहद्रथ का सेनापति था। और शुंग वंश मगध का पहला ब्राह्मण वंश है, पहला ब्राह्मण वंश है शुंग वंश मगध का। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारा कि मगध पर पहला ब्राह्मण वंश कौन सा था, तो आपका आंसर लगेगा शुंग वंश। और शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी और पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करी थी, जो मौर्य वंश के अंतिम शासक रहे हैं। ठीक है, तो शुंग, जो पुष्यमित्र शुंग है, पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध ग्रंथों में बौद्धों का या बौद्ध धर्म का शत्रु माना गया है, बौद्ध धर्म का शत्रु माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि इन्होंने, पुष्यमित्र शुंग ने, जो बौद्धों से संबंधित स्तूप हुआ करते थे, स्तूपों को नष्ट किया था, अपने शासन काल में स्तूपों को नष्ट किया था। और इसीलिए बौद्ध ग्रंथों में इसको बौद्ध शत्रु माना जाता है या बौद्ध धर्म का शत्रु माना जाता है। अब क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण बनता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने अंतिम समय में बौद्ध धर्म की रिस्पेक्ट भी करी, आदर किया, और उन्होंने बरहुत स्तूप का निर्माण भी करा था। उन्होंने दोबारा से बरहुत स्तूप का पुनर्निर्माण कराया था। तो पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम दिनों में बरहुत स्तूप का निर्माण या पुनर्निर्माण जिसे कह सकते हैं, पुनर्निर्माण कराया था।
अब ये बरहुत स्तूप है कहाँ पर, तो बरहुत स्तूप पड़ता है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है जो भी पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है। तो यहाँ आपने ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में बरहुत स्तूप का पुनर्निर्माण किसने करवाया था, तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कराया गया था। और पुष्यमित्र शुंग के समय में ही 2 अश्वमेध यज्ञ हुए थे। पुष्यमित्र शुंग ने ही 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे अपने कार्यकाल में। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पुष्यमित्र शुंग के समय में कितने अश्वमेध यज्ञ हुए थे। पुष्यमित्र शुंग ने अपने कार्यकाल में 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। अश्वमेध यज्ञ जो घोड़ों को छोड़ दिया जाता है अपने शासन में, दरबार में, और जहां जहां से घोड़ा होकर गुजरेगा उस समय तक यज्ञ चलता रहेगा, और जहां जहां से घोड़ा होकर गुजरेगा वो हिस्सा उस शासक का हो जाता था, जो चेतावनी देता था अन्य जो शासक हुआ करते थे उस एरिया के, क्योंकि इसने अपने घोड़े को छोड़ा था और उस घोड़े को जो भी पकड़ेगा वो इसके साथ में युद्ध करेगा जिस व्यक्ति ने घोड़ा छोड़ा था। तो अश्वमेध यज्ञ जो कराया था, और अश्वमेध यज्ञ के दौरान जो पुरोहित हुआ करते थे, क्वेश्चन बनता है कि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित मतलब पंडित का नाम क्या था, तो पतंजलि। जो पतंजलि के नाम से आज जो पूरा का पूरा एक बड़ा इंडस्ट्री चल रही है, तो वही पतंजलि एक बड़े ऋषि मुनि हुआ करते थे इन्हीं के टाइम पर, पुष्यमित्र शुंग के। और ये पुरोहित किसके थे, पुष्यमित्र शुंग के पंडित थे, उसके एक गुरु थे या एक पुरोहित थे। पतंजलि ने संस्कृत भाषा में महाभाष्य की रचना की थी। महाभाष्य की रचना किसने करी थी, पुष्यमित्र शुंग ने करी थी। शुंग वंश के टाइम पर ही बौद्ध ग्रंथ जातक ग्रंथ की रचना हुई थी। तो पुष्यमित्र शुंग के समय ही बौद्ध ग्रंथ जातक की रचना हुई थी उसी टाइम पर। और उसी टाइम पर ही पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी। इसी समय जिस समय पुष्यमित्र शुंग का समय चल रहा था, इसी समय पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी। अष्टाध्यायी की रचना की थी। ये भी एक संस्कृत ग्रंथ है, संस्कृत भाषा में। और ये शुंग वंश जो है, इस शुंग वंश का जो टाइम पीरियड है इस इतिहास के अंदर, वो 185 ईसा पूर्व से लेकर 75 ईसा पूर्व माना जाता है। 185 ईसा पूर्व से 175 ईसा पूर्व माना जाता है, जिस टाइम में ये सारी चीजें हुई थी। तो एक पतंजलि के द्वारा महाभाष्य की रचना हुई, इसके अलावा बौद्ध ग्रंथ जातक की रचना हुई, पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी की रचना हुई थी, और मनु के द्वारा मनुस्मृति की रचना हुई। आपने कभी सुना होगा, एक भारत का एक सबसे पुराना कानून जो था वो मनुस्मृति कहलाता है। और मनुस्मृति की रचना किसके कार्यकाल में हुई थी, तो वो पुष्यमित्र शुंग के समय में हुई थी। तो यहाँ पर एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इसी समय में, या पुष्यमित्र शुंग के टाइम में, इसी समय में मनु के द्वारा मनुस्मृति की रचना की हुई थी। मनुस्मृति की रचना हुई थी। तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यहाँ पर कई लेखकों के द्वारा एक ग्रंथ लिखे गए थे पुष्यमित्र शुंग के समय में। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं हमारे एग्जाम में। और इसी के समय में 2 यवन विदेशी आक्रमण भी हुए थे। पुष्यमित्र शुंग के टाइम पर, शुंग के समय 2
विदेशी, जिसे यवन आक्रमण भी कहते हैं, आक्रमण हुए थे, जिनमें से पहला विदेशी आक्रमण जो था, जो पहला विदेशी आक्रमण हुआ था वो किसने करा था? वो किया था डेमेट्रियस ने, ठीक है। और नंबर सेकंड जो किया गया था वो मिनांडर ने किया था। मिनांडर ने जो भारत पर आक्रमण किया, किसके समय किया? पुष्यमित्र शुंग के टाइम पर किया। ये दूसरा आक्रमण था। पहला आक्रमण जो किया गया था, यह किया गया था डेमेट्रियस के द्वारा, और मिनांडर ने ही नागसेन से बौद्ध भिक्षा ली थी। मिनांडर ने नागसेन से बौद्ध भिक्षा ली थी। तो बौद्ध भिक्षा जो ली थी नागसेन से, वो किसने ली थी? नागसेन एक बौद्ध भिक्षुक हुआ करते थे पुष्यमित्र शुंग के समय पर, तो मिनांडर ने इन्हीं से बौद्ध भिक्षा ली थी। और पुष्यमित्र शुंग ने एक युद्ध किया था कलिंग राजा खारवेल से। पुष्यमित्र शुंग ने कलिंग राजा खारवेल से युद्ध किया और इसमें पुष्यमित्र शुंग जो था वो पराजित हो गया था, हार गया था। तो प्रश्न हमारा बनता है कि खारवेल का युद्ध किससे हुआ था? तो पुष्यमित्र शुंग का एक युद्ध कलिंग राजा खारवेल से हुआ था, जिसमें पुष्यमित्र शुंग की हत्या हो गई थी। पुष्यमित्र शुंग हार गया था। तो पुष्यमित्र शुंग इस खारवेल के युद्ध में हार गया था। जो कलिंग राजा हुआ करते थे, जो खारवेल थे, इसने पराजित कर दिया था पुष्यमित्र शुंग को। पुष्यमित्र शुंग के बाद पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद इसका पुत्र अग्निमित्र गद्दी पर बैठा था, या फिर शुंग वंश का शासक बना। अग्निमित्र जो था, आपने कभी सुना होगा, एक रचना है कालिदास की एक रचना है। कालिदास की रचना मालविका अग्नि या मालविका अग्निमित्रम में कालिदास ने अग्निमित्र जो एक पुष्यमित्र शुंग के लड़के थे, एवं विदिशा, इसके अलावा एक महारानी रानी हुआ करती थी, जिनका नाम था, महारानी का जो नाम था मालव देश की राजकुमारी, मालविका के प्रेम संबंधों को समझाया है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि जो कालिदास ने एक रचना लिखी थी मालविका अग्निमित्रम, जो इनकी 7 रचनाएं हैं संस्कृत भाषा में, उसमें मालविका अग्निमित्रम है। और मालविका अग्निमित्रम में ही कालिदास ने अग्निमित्र जो पुष्यमित्र शुंग के एक लड़के थे, उनके उत्तराधिकारी थे, और मालव देश की राजकुमारी जो मालविका रही है, इनके प्रेम संबंधों को समझाया है, दर्शाया है अपनी पुस्तक, अपनी रचना के अंदर। इस वंश का अंतिम शासक देवभूति था। शुंग वंश का अंतिम शासक, प्रश्न एग्जाम में बनता है बड़ा महत्वपूर्ण, कि शुंग वंश के संस्थापक तो पुष्यमित्र शुंग थे। पुष्यमित्र शुंग के लड़के अग्निमित्र थे। और पुष्यमित्र शुंग के जो शुंग वंश के अंतिम शासक थे वो कौन से थे? तो शुंग वंश के अंतिम शासक, शुंग वंश के
अंतिम शासक देवभूति थे। अब देवभूति की हत्या, इस देवभूति की हत्या किसने की थी? देवभूति की हत्या कर्ण वंश के जो संस्थापक थे वासुदेव ने की थी। वसुदेव ने की थी और वसुदेव ने ही अपने नए वंश की स्थापना की थी। वसुदेव ने अपने नए वंश की स्थापना की थी। वसुदेव ने अपने नए वंश की स्थापना की थी और उस वंश का नाम था कर्ण वंश। तो कर्ण वंश की स्थापना किसने करी? वसुदेव ने। और वसुदेव ने किसकी हत्या की थी? देवभूति। और देवभूति कौन थे? शुंग वंश के अंतिम शासक थे। अब कर्ण वंश की जो राजधानी थी वो राजधानी क्या है? राजधानी थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र राजधानी थी कर्ण वंश की। और शुंग वंश की राजधानी जो हुआ करती थी, शुंग वंश की राजधानी थी विदिशा राजधानी हुआ करती थी। किसकी? शुंग वंश की। शुंग वंश की राजधानी हुआ करती थी विदिशा और कर्ण वंश की राजधानी होती थी पाटलिपुत्र। अब कर्ण वंश के अंतिम शासक पूछ लिए जाते हैं, तो यहां मैं लिख रहा हूं कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा कण्व थे अंतिम शासक। अब सुशर्मा कण्व की हत्या किसने की थी? सुशर्मा कण्व की हत्या जो की थी वो किसने करी थी? वो की थी सिमुक के द्वारा। सुशर्मा कण्व की हत्या सिमुक ने की थी। ठीक है। और सिमुक ने अपने नए राजवंश की स्थापना की थी। नए राजवंश की स्थापना की थी और नए राजवंश की स्थापना की थी। नया राजवंश कौन सा था? सातवाहन वंश। तो ये सातवाहन वंश है जो हम लोग अगली क्लास में आपको समझाएंगे, पढ़ाएंगे इसके बारे में। और ये थी हमारी आज की महत्वपूर्ण क्लास जो एग्जाम में जहाँ से मौर्योत्तर काल के बाद में प्रश्न बनते हैं शुंग वंश को लेकर कि शुंग वंश का समय क्या रहा है 185 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व से लेकर 75 BC तक रहा है। उसके बाद इनकी राजधानी क्या थी? विदिशा थी। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे। शुंग वंश के लड़के उत्तराधिकारी कौन से? अग्निमित्र थे। और इसके अंतिम शासक कौन थे? देवभूति थे। देवभूति की जो हत्या कर दी गई थी वसुदेव ने की थी और वसुदेव ने नए वंश की स्थापना की थी जिसका नाम था कर्ण वंश। कर्ण वंश की राजधानी क्या हुआ करती थी? पाटलिपुत्र हुआ करती थी। उसके बाद कर्ण वंश के अंतिम शासक थे सुशर्मा कर्ण। सुशर्मा कर्ण की हत्या किसने करी थी? वो की थी सिमुक ने। और सिमुक ने ही अपने नए राजवंश की स्थापना करी थी जिसका नाम था सातवाहन वंश, जिसे आंध्र सातवाहन वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो प्राचीन इतिहास के ब्राह्मण वंश की जो शुरुआत आज की क्लास में हमने करी है, ये आशा करता हूं कि आपको हमारी ये क्लासेस अच्छी लगी होंगी। और अगर आपको हमारी क्लासेस जो हमारा प्रयत्न है अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। एंड थैंक यू सो मच।